इंटरनली क्या होता है और एक्सटर्नली क्या होता है, किसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या क्या नुकसान हैं, ये देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कह रहा है कि भाई रिक्रूटमेंट मीन इंक्लूडिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अट्रैक्ट कर सको कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें जॉब के लिए। In general words, recruitment means search for candidate who can perform the vacant role and inducing them to apply and come forward for fill the vacant role। क्या बोला इसने, कह रहा है रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि सर्च फॉर कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को सर्च करो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस पोस्ट के लिए जो जॉब खाली है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके और उस पोस्ट को जो है अप्लाई करे और वहाँ पे काम करना जो है स्टार्ट कर दे, उस जॉब को फिल कर दे। कोई भी पोस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली ना रहे, सब फिलअप रहें जितनी भी पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। The recruitment function is very important because the end result of recruitment function is receiving large number of application to make selection from। कह रहा भाई रिक्रूटमेंट का जो फंक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अब रिक्रूटमेंट में बंदे अप्लाई तो कर देंगे, उसके बाद हमें जितने चाहिए होते हैं उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते, तो हमें बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। कैसे कैसे कर सकते हैं हम, बेसिकली दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक जो होता है वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्स क्या होता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम किसी भी बाहर के बंदे को नहीं लेते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, या तो उनकी प्रमोशन कर देते हैं या हम उनकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। द वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ओनली एंड नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन द इंटरनल सोर्स। बाहर से किसी भी बंदे को नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी कई सारी ब्रांचेज हैं या कोई ब्रांच नहीं है, अगर ज़्यादा ब्रांचेज है तो अगर एक ब्रांच में ज़्यादा है दूसरे में कम है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अगर एक ही ब्रांच है तो भाई प्रमोशन वगैरह करके आप जो है उस पोजीशन को फिल्ड कर सकते हो। तो इंटरनल सोर्स में किसी भी आउटसाइडर के बंदे को नहीं लिया जाता, जितने बंदे हैं उन्हीं से ही काम चलाना पड़ता है, पुराने फेसिस से ही। इससे करने का फ़ायदा क्या होगा, अगर हम ऐसे हायरिंग करते हैं तो ये एक बहुत ही सस्ता माध्यम है। सबसे पहली बात तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा भाई, जो नीचे वाला बंदा था उसके ऊपर करके प्रमोशन कर दी उससे। इससे क्या होगा, एक तो ये बहुत ही चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है। दूसरा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई यहाँ तो प्रमोशन होती है, तो अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो हो सकता है मेरी प्रमोशन हो जाए, तो इससे वो मोटिवेट होकर अच्छा काम करते हैं। ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी उसको, ट्रेनिंग पे भी बहुत कम पैसा लगेगा क्योंकि वो पहले ही सब कुछ जानता होगा। द एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन भी पहले से पता होंगे, तो भाई कह रहा है सो लेस चांसेस फॉर टर्नओवर्स। तो हमारे एक तो गलत सिलेक्शन, उसको जो है सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन पता होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, पहले से वो सब कुछ जानता है, तो गलती की कोई संभावना जो है वो होने की नहीं है। और जब वर्कर्स को पता होता है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मेरी यहाँ पे जो है प्रमोशन हो सकती है, तो इससे जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है। टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉय शो बेटर परफॉर्मेंस। जब उन्हें पता रहता है कि यहाँ पे मेरी अच्छा काम करूँगा तो परफॉर्मेंस होगी, तो वो जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो देता है। कैसे कैसे हम कर सकते हैं ये, हम जो है ट्रांसफ़र एम्प्लॉय करके गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन एंड थ्रू ट्रांसफ़र सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड अदर डिपार्टमेंट। इससे क्या होता है, अगर हम इंटरनल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ए ब्रांच है एक बी ब्रांच है, ए में ज़्यादा बंदे हैं बी में कम है, तो भाई अगर हम इंटरनल वो करते हैं तो इससे जो हमारे पास सरप्लस एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करके, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है। लेकिन अभी तक हमने यहाँ फ़ायदे ही फ़ायदे दिख रहे हैं
कि सस्ता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, ट्रेनिंग पे कम पैसे खर्चे होंगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन पहले से पता होंगे, अच्छी 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। यहाँ तो ये दिख रहे हैं। ड्रॉबैक्स की अगर हम इसकी बात करें, नो फ्रेश और न्यू आइडिया विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कोई जब नए वही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 बंदे हैं तो वो 100 ही बंदे रहेंगे, वही 100 बंदों का दिमाग रहेगा, कोई नया आइडिया, कोई न्यू फ्रेश आइडिया, कोई यंग ब्लड जो है ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं आता, बाहर से किसी को भी हायर नहीं किया जाता। तो भाई जब बाहर से किसी को हायर ही नहीं किया जाएगा, 100 बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी 100 में से सिलेक्ट करना है, 101 को कोई है ही नहीं। लिमिट यहाँ पे जो है लिमिटेड चॉइस रहती है ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसके अलावा नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि भाई हम कह रहे हैं यहाँ पे पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके। अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन खुली है उसके तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे ही नहीं, उसको तो एक्सटर्नल ही करना पड़ेगा। तो ये वाला मेथड केवल पुरानी के लिए ही है, नई के लिए नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, और अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करते रहेंगे, कभी इस डिपार्टमेंट से उसमें, कभी इस डिपार्टमेंट से उससे, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी पोजीशन पे जो है वो बेटर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जो है डाउन हो जाएगी। जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड। कैसे कैसे हम करते हैं, तो बेसिकली 2 तरीके के मेथड करते हैं। पहला है ट्रांसफ़र, ये पता ही है आपको, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रमोशन। इन दोनों मेथड को हम करके क्या कर सकते हैं, इन दोनों मेथड्स को हम यूज़ करके ट्रांसफ़र वाला जो काम है वो जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है एक्सटर्नल सोर्स की। एक्सटर्नल सोर्स की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे बात चलिए, बाहर से हायर करना है भाई बंदे को, अब अंदर से नहीं बुलाना। व्हेन द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट पोजीशन, इट इज़ नोन एन एक्सटर्नल रिक्रूट। जब हम बंदे को बाहर से हायर करते हैं किसी भी जॉब पोजीशन के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खाली है, तो उसको जो है एक्सटर्नल कहते हैं। In other word, when the organization meet the manpower requirement from outside the organization, then it is external recruitment. अब इससे क्या होगा, when large number of job position are vacant, then external recruitment is preferred. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी पोजीशन खाली हो जाती हैं, लंबी जो है हायरिंग करनी होती है, ज़्यादा लोगों को हायर करना होता है, तो भाई ऐसे में तो इंटरनल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इंटरनल मान लो 50 ही बंदे हैं आपके उसमें और आपको ज़्यादा हायरिंग करनी है, तो ऐसी उसमें जो है क्या कहते हैं, बाहर से ही हायर करना ज़्यादा बेटर रहता है। अब जब हम हायर करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, फ्रेश टैलेंट बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा, नए आइडिया, नया खून, यंग ब्लड आएगा, वाइडर चॉइस होगी इसमें। अब बाहर से तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, भाई इंटरनल में तो लिमिट थी ना कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदे हैं तो उन्हीं 100 में से सिलेक्ट करना है और किसी में से सिलेक्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ तो जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट करोगे वाइडर चॉइस है, जिस मर्जी को भी सिलेक्ट कीजिए। इससे हमारे पास क्वालिफाइड पर्सोनल मतलब क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिलेंगे आपको, आपको जो है जिस भी पोस्ट के लिए बंदा चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करते हो, तो वैसे ही बंदा आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगी उसको, भाई नए बंदे होंगे, सिंपल सी बात है, जो नया बंदा होता है फ्रेश आइडिया होता है, उसके बाद नॉलेज जो है वो न्यू होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है। जब पुराने बंदे होते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कोई कंपटीशन नहीं होता, सब ऐसे आलसी होकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई नया बंदा आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे क्या होता है, जब भी कोई नया बंदा आता है तो उससे पुराने बंदे सोचते हैं कि भैया अब मान लो वो अच्छा काम कर रहा है तो उससे पुरानों की इमेज जो है वो डाउन हो जाएगी, तो वो पुरानों की इमेज जो है वो डाउन ना हो, इसकी वजह से पुरानों की इमेज जो है
वो डाउन ना हो, इसकी वजह से वो भी फिर अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो इससे फिर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है वो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है प्रमोशन होनी ही नहीं है, बाहर से ही हायर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो अच्छा काम नहीं करेंगे। द न्यू एम्प्लॉई में नॉट एडजस्ट इन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले वाला तो इंटरनल में तो सारे रूल एंड रेगुलेशन जानता था वो पुराना एम्प्लॉई, लेकिन नया वाला हो सकता है वो मैनेज ना कर पाए, तो भाई हो सकता है वो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, पता चला वो छोड़ के चला जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये कॉस्टली है, क्योंकि भैया बाहर से लोगों को हायर करना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, हैवी बर्डन जो है एडवर्टाइजमेंट पे लगता है, और ये एक लेंदी प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि इंटरनल की बात करें, सिर्फ बंदे को बोलते हैं हाँ भाई कल से तू मैनेजर बन गया, चल भाई कल से प्रमोशन तेरी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ जो है बताना पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। डिफरेंट द कॉमन मेथड, बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब हम बाहर से लोगों को कैसे कैसे बुला सकते हैं, बाहर से बुलाने के मेथड क्या, जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है ABC, आपको उसमें 100 लोगों को बुलाना है, 100 लोगों की हायरिंग चल रही है अलग अलग पोस्ट के लिए। कई सारे मेथड होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेथड जो है 10 मेथड है बेटा। तो कौन कौन किस मेथड के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना है। केस स्टडी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको केस स्टडी बना के देगा और वो बोलेगा बताइए इसमें कौन सा एक्सटर्नल वाला मेथड लग रहा है। तो एक एक मेथड के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, कह रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, ऑफिस के दरवाजे पे ही चिपका देती है। जैसे दुकानों पे आप देखते हो, वहाँ पे लिख देते हैं लड़के की आवश्यकता है, ऐसे ऑफिस में भी लिख देते हैं कि भाई इस पोस्ट के लिए चाहिए टेलीकॉलर, चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, रिक्वायर्ड कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे ही लिख देते हैं। वॉलों पे वो चिपका देते हैं। फैक्ट्री वर्कशॉप पे लिख देते हैं कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जॉब खाली है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये वाला जो मेथड है किस पोजीशन के लिए, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन जॉब, वो जो इंटरेस्टेड है, जिस मान लो एक ऑफिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे लिखा हुआ है डेटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायर, ये लिखा हुआ है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ तो जाके दे सकता हूँ। लेकिन ये जो है दिस मेथड फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। ये वाला मेथड स्वीपर की जॉब हो गई, पियोन वगैरह की जॉब हो गई, मतलब जिसके लिए कोई स्किल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन वाले के लिए ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। क्योंकि इन कामों के लिए क्या इंटरव्यू, ज़्यादा कोई नॉलेज की भी नहीं ज़रूरत है, ना कोई स्किल की ज़रूरत है, ना कुछ इंटरव्यू वगैरह कोई खास नहीं होना। डायरेक्ट दरवाजे पे लगा दिया कि भाई एक स्वीपर की ज़रूरत है, जो कर सकता है वही आ जाए, दे दे इंटरव्यू। तो ये वाला मेथड बेसिकली अनस्किल्ड के लिए यूज़ होता है। अच्छा, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। Generally, the large organization maintain an application file in which they keep all the pending application which the job seeker leave the reception। मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेटा, जहाँ पे बंदे जॉब करना चाहते हैं खुद, मतलब हायरिंग नहीं हो रही उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन बंदे वहाँ जॉब करना चाहते हैं, तो बंदे क्या करते हैं एडवांस में ही अप्लाई करके रख देते हैं, तो अपने CV भेज देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन सब की एक फ़ाइल बना लेती है कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है, ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अप्लाई कर रखा है, जब भी हायरिंग होगी, अभी हायरिंग नहीं चल रही लेकिन बंदों ने एडवांस में अप्लाई कर रखा है क्योंकि कंपनी अच्छी है, बड़ी है, लोग वहाँ काम करना चाहते हैं, तो जब भी हायरिंग होगी तो कंपनी क्या करती है, वो लोग जिन्होंने अप्लाई कर रखा था उसी फाइल में से जो उनके अकॉर्डिंगली सूटेबल लगता है उसको बुला लेती है इंटरव्यू के लिए कि जी आपने अप्लाई करा था हमारी कंपनी के अंदर इस पोजीशन के लिए, आप आ जाइए, इंटरव्यू जो है आप दे सकते हैं। Sometimes the application of suitable candidate who were not selected in the previous year selection process are also kept in application file। मतलब कि ये कह रहा है वो बंदे जो मान लो पिछले साल सिलेक्शन में पास नहीं हो पाए, ठीक है, तो पास नहीं हो पाए, मान लो कोई टेस्ट जो है वो फेल हो गया, उसमें कर नहीं पाया था पिछले साल, तो अब उसने उस चीज़ पे काम किया होगा, वो सीख गया होगा उस चीज़ को, हो सकता है वो जाए, तो उन लोगों के भी रखती है रिज्यूम वगैरह अपने पास।
दिस एप्लीकेशन फाइल इज़ कंसिडर्ड एज अ वेटिंग लिस्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा, इस फाइल को वेटिंग लिस्ट कहते हैं कि वो सभी बंदे जो अप्लाई करना चाहते हैं उन सबकी कंपनी ने क्या कर ली, एक वेटिंग लिस्ट बना ली कि भाई जब भी हायरिंग होगी हम यहीं से हायर कर लेंगे। जब भी कोई खाली होती है जॉब तो सूटेबल कैंडिडेट को उस वेटिंग लिस्ट में से कॉल करके बुला लिया जाता है कि भाई आप अगर आ जाइए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने अप्लाई करा था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए। अच्छा, अब जो है देखिए, अब जो है एडवर्टाइजमेंट, तीसरा मेथड और बहुत ही बेटा फेमस मेथड है, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आज बेटा एडवर्टाइजमेंट हर जगह है। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट कीपिंग इन माइंड ऑफ द requirement of the job position. For example, for the job of an accountant, the advertisement can given in the chartered accountant general. For unskilled and lower rank job position, advertisement can be given in local regional newspaper, but for high rank and skilled job position, advertisement is given national level reputed newspapers such as Times of India, Hindustan Times. मान लो ये कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की जॉब निकलती है, ठीक है। अब अकाउंटेंट भी बेटा जूनियर अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कई तरीके के हैं, ठीक है। कौन सा अकाउंटेंट चाहिए आपको, अगर आपको कह रहा है भाई हायर पोजीशन के लिए, मान लो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीए की हायरिंग निकली है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और सीए की हायरिंग निकली है और वो बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, नेशनल लेवल पे वो एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। और कोई छोटी मोटी जॉब निकली है जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की, तो भाई नॉर्मल जो है अपना छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट करके न्यूज़पेपर वगैरह में, जो ज़्यादा वो नहीं है, उसमें जो है क्या कर सकती है, उसमें जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकती है और हायरिंग कर सकती है। लेकिन बेटा इसका सबसे बड़ा वो क्या है, खर्चा बहुत लगता है इसके अंदर, एक एक एडवर्टाइजमेंट का। न्यूज़पेपरों के अंदर एडवर्टाइजमेंट देती है जो एक एक वर्ड के बेटा वहाँ पे पैसे होते हैं, न्यूज़पेपर से जो एडवर्टाइजमेंट होती है। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, मोस्टली आजकल यही जो है मेथड यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है चौथा मेथड, बेटा ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, केस स्टडी में कोई सा भी मेथड आ जाता है, ठीक है, सारे आपको ध्यान रखने किस मेथड के अंदर क्या है। पहला क्या था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड जॉब के लिए ऐसी गेट पे छाप देते हैं, ये लाइनें ध्यान रखनी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यही लिख के आता है केस स्टडी में कि एक दरवाजे पे ये लिखा हुआ है अनस्किल्ड जॉब है, तो बताइए कौन सा मेथड है। कैजुअल कॉलर वेटिंग लिस्ट तैयार करती है। एडवर्टाइजमेंट जो है क्या होता है, तो नॉर्मली है। अच्छा, उसके बाद है बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हर जगह ना, जैसे हमारे यहाँ भी हर जगह सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट इज़ एज अ मिडल मैन बिटवीन द जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने क्या कर रखे हैं, जगह जगह पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनवा रखे हैं, ठीक है। तो हम अगर किसी को भी जॉब चाहिए, अगर किसी को भी जॉब चाहिए तो जैसे कि मान लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, सरकार के हैं, ठीक है, गवर्नमेंट होते हैं, ये सरकारी होते हैं। तो मान लीजिए मैं हूँ, मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, मतलब ये सारे बंदे हैं, मान लो ये एक ए बंदा है, एक बी बंदा है, एक सी बंदा है, ए बी सी ये बंदा है, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कहाँ है, हमारे यहाँ कड़कड़डूमा पे है, ठीक है, ऐसे ही हर जगह होते हैं बेटा, हमारे यहाँ कड़कड़डूमा पे है। अच्छा, और ये कंपनी है, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज, ये एज अ मिडल मैन मीडिएटर काम कर रहा है किसके बीच में, इनको जॉब चाहिए और इनके पास जॉब है, इनके पास जॉब है और इनको जो है, इनको जॉब चाहिए, ठीक है। तो ये एज अ मिडल मैन काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जिनको जॉब चाहिए, जैसे ए बंदा अकाउंटेंट के लिए देख रहा है, ये डेटा एंट्री के लिए देख रहा है, ये टेलीकॉलर के लिए देख रहा है, सब अलग अलग के लिए बेटा पोस्ट चाहिए। तो ये बंदे क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि भैया मेरा नाम ये है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इस पोजीशन के लिए जॉब को देख रहा हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये क्या करती हैं, ये सब ऐसे बंदे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, सबका रजिस्ट्रेशन कर देती है। और इन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, इनका होता है कंपनी के साथ टाई अप। टाई अप मतलब
कि जिस जिस कंपनी में जॉब निकलती हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बता देते हैं कि भैया हमारा जो है ये पोजीशन के लिए खाली है। अब इनके पास सब बंदे रजिस्टर हैं कि भाई ये बंदा इसके लिए, ये बंदा इसके लिए। तो जब भी मान लो अब कोई मान लो एक्स कंपनी है, वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब निकली कि भाई 10 वैकेंसी है, तो अब जिन जिन बंदों ने यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगा तो इसके नज़र में जो उस जॉब को सूटेबल फुलफ़िल कर रहा होगा, एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए, जो भी क्वालिफ़िकेशन उस कंपनी को चाहिए, जो मैच कर रहा होगा उस बंदे को बोल देगी कि जी ये एक्स कंपनी है, यहाँ पे अकाउंटेंट की हायरिंग चल रही है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, आप जा सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, एज अ मीडिएटर जो है काम कर रहे हैं जॉब सीकर और जिसको बंदा चाहिए। अच्छा, अगला क्या है बेटा? अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बिल्कुल बेटा सेम ऐसे ही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो तो सरकारी था बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात चल रही है, एक तो बात चल रही है प्लेसमेंट एजेंसीज़ की और दूसरी बात चल रही है मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। पहले प्लेसमेंट एजेंसीज़ को समझेंगे बेटा। प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड nationwide service of matching demand and supply of the workforce. These agency invite the biodata and record from the various job seeker and send the suitable client. These agency charge fees for providing such service. These are kind of employment exchange run by private enterprises. बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो था सरकारी, वहाँ कोई पैसे नहीं लगते, और ये है प्राइवेट। सेम काम करेगा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रहा है कि ये बंदे हैं, इनको जॉब चाहिए, ठीक है, और ये क्या है? ये एक प्राइवेट एजेंसीज़ है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट नॉर्मल बंदा चला रहा है और ये कंपनी है, ठीक है। तो अब होता क्या, मान लो ये एक ए बंदा है, ये बी बंदा है, ये सी बंदा है। अब इसमें बेटा दिक्कत क्या है? जो प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं इसमें दिक्कत ये है, इसमें बेटा फ्रॉड के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या, मान लो एक कंपनी है टाटा, एक है विप्रो, ठीक है, एक है HCL, ये कंपनीज़ हैं। कुछ तो होती है बेटा जेन्युइन, जिनका कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो जब भी हायरिंग होती है तो ये अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है, ये अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं, और जब भी होगी हायरिंग तो ये बता देगी कि हाँ जी यहाँ चले जाइए, ये टाटा में हायरिंग चल रही है, HCL में हायरिंग चल रही है, या विप्रो में हायरिंग चल रही है, और ये पैसे लेगी उस चीज़ के लिए। उसने बोला फ़ीस लेती है इनसे, ऊपर वाले में पैसे नहीं लग रहे थे। अब बेटा कुछ तो होती है जेन्युइन, जिनका कंपनी के साथ टाई अप होता है, ठीक है, लेकिन कुछ होती हैं फ्रॉड, मतलब हायरिंग भी नहीं चल रही होती, कुछ नहीं चल रहा होता, ना कंपनी से टाई अप होता, और चार्ज कर लेती हैं बंदों से पैसे चार्ज कर लेती हैं। तो बेटा वो उसमें क्या होता है, उसमें फिर बंदे फंस जाते हैं, ठीक है, उसमें बंदे फंस जाते हैं, पैसे भी दे दिए, फिर वही लड़ाई झगड़ा, पैसे दो मेरे, तुम जॉब नहीं लगवा रहे, यही सब होता है। लेकिन कुछ जेन्युइन भी होती है, वो क्या करती है, बंदों से चार्ज नहीं करती, वो डायरेक्ट कंपनी से चार्ज करती है। जो जेन्युइन होती है वो क्या करती है, बंदे रजिस्टर करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और बंदों को भेजती हैं कंपनी में। अगर वो बंदा 6 महीने तक टिक जाता है उस कंपनी के अंदर, तो कंपनी फिर क्या करती है, उनको प्राइवेट एजेंसीज़ को पे आउट करती है उस बंदे का जो उस प्राइवेट एजेंसी ने प्रोवाइड कराया है। तो कुछ जेन्युइन भी होती हैं। अगर ऐसी है दिक्कत है तो क्या दिक्कत है भाई, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, भेजेगी। अगर हम टिक जाते हैं 6 महीने तक, तो कंपनी पे आउट देगी, हमारा कोई रोल नहीं है, हमें कोई पैसे नहीं देने। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। तो बेटा इसमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि भैया पैसे देने नहीं है, ठीक है, तो मोस्टली वो वाले फ्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, तो यहाँ धोखाधड़ी के ज़्यादा चांस होते हैं। अच्छा, अगला जो है वो है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है, समटाइम द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट और द पीपल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नो हाउ। मतलब क्या हुआ बेटा? कैंपस रिक्रूट का मतलब ये होता है, जो जैसे बच्चे आप देखते हो, आप बच्चे कहते हैं 12th के बाद हम जो है यार रेगुलर कॉलेज करेंगे, तो रेगुलर कॉलेज क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज होते हैं अच्छे रैंक वाइज इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वहाँ पे कंपनियाँ खुद आती हैं हायरिंग करने के लिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं।
तो अब जितना अच्छा कॉलेज होगा रेगुलर, उतनी अच्छी अच्छी कंपनी आएंगी वहाँ पे। सिंपल सी बात है, जो घटिया होगा वहाँ कंपनियाँ भी घटिया आएंगी, आएंगी ही नहीं। तो कंपनियाँ खुद जाती हैं कॉलेज के अंदर, इंटरव्यू होते हैं और वहाँ से क्या करती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बंदों को, जो फ्रेश टैलेंट होता है वहाँ से उनको फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती है। दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ मोर कॉमन फॉर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एमबीए। ऐसे जो होते हैं इंजीनियर के लिए, एमबीए के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, इन पोस्टों के लिए बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट को अपनाया जाता है। कंपनियां खुद जाती हैं कॉलेजेस के अंदर, प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट बिकॉज दे कैन बी मॉड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फ्रेश ग्रेजुएट को क्यों प्रेफर करती हैं? क्योंकि उनको लेटेस्ट बंदा चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, जिनको नई नॉलेज हो बिल्कुल। तो ये है कैंपस रिक्रूटमेंट बेटा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बारी जो है पूछी जाती है। कैंपस रिक्रूटमेंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे एक एक के बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बारी पूछे जाते हैं। अच्छा, 7वां है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये इसका मतलब ये है, मान लो मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो उसमें जो है अकाउंटेंट की जॉब निकली, ठीक है। तो मैंने बोला अपने मालिक को, जॉब निकली है, ठीक है। तो मैंने बोला अपने मालिक को, सर मेरा एक दोस्त है, रुद्र नाम है उसका, और वो अकाउंटेंट है, तो अगर जो हायरिंग चल रही है आप बोलो तो बुला लूँ, वो कर लेगा जॉब, उसको जॉब चाहिए। तो उसने मालिक बोला हाँ ठीक है बुला ले, तू इंटरव्यू दे देगा वो। तो उसको क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जब आपकी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि जी मेरा फ्रेंड है, वो आप जो जॉब खाली निकली है वो कर लेगा, वो अकाउंटेंट है, आप बोलो तो बुला लेता हूँ इंटरव्यू के लिए। अगर ठीक है इंटरव्यू में पास हो जाता है तो कर लेगा, बढ़िया है। ये भी कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पे पैसे बच गए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो बढ़िया है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो जाता है। अगर कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर लेता तो बेकार है। अच्छा, फिर क्या है, अगला क्या है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कई जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉब बियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेज and rural area, and whenever there is a vacancy or recruitment for labor in factory or in the construction side, they bring the labor from village and supply to businessman। क्या बोल रहा है बेटा? लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, ये काम करती हैं बेटा बेसिकली लेबर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ये जो है फैक्ट्रीज़ के साथ, कंस्ट्रक्शन साइट्स के साथ अपना कांटेक्ट बना के रखती हैं। जब भी यहाँ पे हायरिंग होती है, लेबर वगैरह चाहिए होती है, यहाँ पे ये गांव वगैरह के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, विलेजेस वगैरह के अंदर लेबर से भी कांटेक्ट रखती है, इनको जॉब चाहिए। और हायरिंग कहाँ पे होगी? किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं घर बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, या किसी फैक्ट्री के अंदर चाहिए, वहाँ पे चाहिए सप्लाई। तो ये भी एज अ मिडल मैन बीच में काम कर रही है फिर। तो इससे क्या होता है, लेबर हो गए, ये बेसिकली लेबर के लिए है। द जॉब सीकर एंड द कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कमीशन फॉर द सेम। इसके लिए फ्री में नहीं काम करेगी, कमीशन चार्ज होता है इसके लिए। दिस इज़ सुटेबल फॉर लेबरर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर। ये बेसिकली मेथड जो है केवल इसके लिए यूज़ किया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट with labor and they can provide the required number of unskilled worker at a short notice। तो ये क्या करती हैं, लेबर्स के साथ अपना बहुत ही क्लोज कांटेक्ट बना के रखती हैं। जब भी कहीं पे हायरिंग होती है, बहुत ही कम टाइम पीरियड में ये क्या करती हैं, लेबर अवेलेबल करा देती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन की साइड पे, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, कहीं पे भी ज़रूरत है लेबर की, तो 1 मिनट में आपको लेबर अवेलेबल हो जाएगी इनके माध्यम से। बट कमीशन जो है, कमीशन लेती हैं ये, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला जो है बेटा वो है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न। अब ये क्या दिक्कत है, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न, इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न का मतलब ये है, अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल रिगार्डिंग वीकेंड जॉब पोजीशन। आजकल ये भी बहुत चल रहा है। वो वाला एडवर्टाइजमेंट कहाँ हो रहा था बेटा? वो वाला एडवर्टाइजमेंट हो रहा था न्यूज़पेपर में, ठीक है। ये वाला एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे हो रहा था? न्यूज़पेपर में हो रहा है। और ये वाला एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे हो रहा है? ये वाला एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है ये हो रहा है टीवी पे। दे टेलीकास्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब अलॉन्ग विद द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू अप्लाई। तो
ये वाला जो मेथड है टीवी पे टेलीकास्ट होता है, टीवी चैनलों पे जिस भी कंपनी के अंदर हायरिंग हो रही होती है, जिस भी कंपनी के अंदर हायरिंग हो रही होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, सब कुछ बता देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। अगर कोई बंदा मैच कर रहा होता है उस प्रोफाइल से उससे, तो वो अप्लाई कर देता है। अच्छा, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड आजकल बेटा बहुत ज़्यादा चल रहा है। और वो एडवर्टाइजमेंट अब है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट especially designed providing information regarding job seekers and company which have vacant job position. These website can be visited by job seeker as well as company. The common website are naukri.com, monster.com, indeed.com, Quikr, OLX। आजकल सब वेबसाइट्स पे जो है बेटा क्या हो रहा है, जॉब के ऐड पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ फेमस हैं, नौकरी और मॉन्स्टर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपनियाँ तो विजिट करती हैं, कंपनियाँ क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट डालती हैं। कंपनियाँ एडवर्टाइजमेंट डालती हैं, अगर कोई निकलती है हायरिंग, जैसे मान लो टाटा ने डाला कि भाई मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए, वी आर हायरिंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स फॉर अकाउंट्स प्रोफाइल। अब मेरे को चाहिए जॉब, मैं भी naukri.com पे देख रहा था अकाउंटेंट की जॉब, तो जब मैं सर्च करूँगा कि भाई अकाउंटेंट की जॉब, तो मुझे वो ऐड दिख जाएगा कि जी ये कंपनी हायरिंग कर रही है। तो जो भी अगर मैं मैच कर रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट को, तो मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये वाला मेथड 10वां 9वां और वो ऊपर एडवर्टाइजमेंट वाला, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये 10 मेथड हैं जिससे बेटा हम एक्सटर्नल हायरिंग कर सकते हैं। और ये 10 के 10 मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केस स्टडी के अंदर बेटा यही आते हैं, मैंने एक एक बता दिया है कौन सा मेथड स्किल्ड के लिए, कौन सा अनस्किल्ड के लिए, कौन सा लेबर के लिए, किस में क्या होता है, किस में वेटिंग लिस्ट बनती है, किस पे दरवाज़ों पे छपते हैं, किस में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, प्राइवेट एजेंसीज क्या होती हैं, और क्या कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिकमेंडेशन क्या होती है। ये बेटा आपको ध्यान रखने, सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस की, तो बेटा जितना भी अंदर पढ़ा है तो उसके बेस पे आप बहुत ही ईजिली आप डिफरेंस लिख सकते हैं। उसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मीनिंग लिख दोगे, टाइम लिख दोगे, ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बहुत ही सस्ता माध्यम है, इसमें पैसा लगता है, ठीक है। और क्वालिटी इसमें भाई लिमिटेड चॉइस होती है, इसमें वाइडर चॉइस होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो ये तो आपने जितना भी तक हमने पढ़ा है, इनफैक्ट आपने जितनी भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी हैं, उसी के भी आप पे आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, वही इसने लिख रखा है। ये उसने एक आपको क्या कहते हैं माइंड मैप बना के दे दिया कि जी इंटरनल कैसे कैसे हो सकती है। इंटरनल के केवल 2 ही मेथड हैं, जबकि एक्सटर्नल की बात करें 5 और 5 10 मेथड हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं बेटा। ये है आपका रिक्रूटमेंट, इंटरनल कैसे होती है, एक्सटर्नल कैसे होती है। कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो कि केस स्टडी के अंदर काम आते हैं। ये बेटा पॉजिटिव प्रोसेस किया जाता है, बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है बेटा। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, यहाँ पे तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, लोगों को बुला रहे हैं अपने पास, बंदों को खुद बुला रहे हैं कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो। जबकि सिलेक्शन में क्या करते हैं, सिलेक्शन के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से हमें मोस्ट सूटेबल जो कैंडिडेट होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे रिजेक्शन की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और सिलेक्शन की कम होती है, इसलिए उसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव प्रोसेस है और कौन सा नेगेटिव है। तो रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन जो है वो बेटा एक नेगेटिव प्रोसेस है। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन के रिगार्डिंग, सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बेटा, छोटा टॉपिक है, इसमें केवल एक ही चीज़ आती है, इसका प्रोसेस। बेटा गोल कर पी जाइएगा इसका प्रोसेस। केस स्टडी के अंदर किस तरीके से आता है वो आपको केस स्टडी बना के देगा, कुछ इसके 8-10 स्टेप होते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो वो आपको 8-10 आपको केस स्टडी बना के, और वो बोलेगा अब आइडेंटिफाई कीजिए कि आप सिलेक्शन के कौन से स्टेप पर हैं, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, और अब इससे अगले 2-3 स्टेप जो हैं, अब इससे अगले 2-3 स्टेप जो है वो और लिखिए। तो इस तरीके से जो है
केस स्टडी पे क्वेश्चन आता है बेटा। तो सिलेक्शन क्या है, जिन्होंने अप्लाई करा है उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्शन कैन बी डिफाइन एज डिस्कवरिंग द मोस्ट प्रोमाइजिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन। रिक्रूटमेंट में तो हमें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अप्लाई करा होगा, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, अब हमें उन जिन जिन बंदों ने अप्लाई करा है, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है, सबको आइडेंटिफाई करना है। सिलेक्शन प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टिव एप्लीकेशन इज जनरली मोर देन द सिलेक्टेड, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। अब कैसे होता है, इसके कम से कम 10 स्टेप हैं, इसके कम 8-10 स्टेप हैं, ठीक है। कैसे होता है सिलेक्शन एक कंपनी के अंदर, वो हमें समझना है बेटा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेप है सिलेक्शन का, प्रोसेस। बेटा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, यही है इसके अंदर टॉपिक और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, 8 स्टेप कैसे होता है सिलेक्शन, इसी पे क्वेश्चन आएगा, कंपलसरी है। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यहाँ पे क्या होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसशिफ्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि भाई कंपनी ने जो है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया, मान लो टाटा की कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट किया कि जी मेरे को अकाउंटेंट बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जिसको, और अकाउंटेंट के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं 5 साल का एक्सपीरियंस, और सैलरी जो देंगे वो देंगे 30,000 रुपये। ये जो है एडवर्टाइजमेंट कर दिया कंपनी ने। अब बेटा क्योंकि भारत के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो आप जानते ही हैं जो जिसको जहाँ दिखता है वहाँ अप्लाई कर देता है, ठीक है। MBA वाला जो है टेलीकॉलर के लिए अप्लाई कर देता है, एक से एक है बेटा। इंजीनियरिंग का फील्ड है, कर कहाँ रहे हैं कुछ नहीं पता किसी को। अब क्योंकि बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी ने बोला अकाउंटेंट चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इतनी सैलरी देंगे 30,000 रुपये। तो बेटा कंपनी सबसे पहले तो वो सभी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है उससे मैच ही नहीं खाते। मतलब अगर अकाउंटेंट चाहिए, वो बंदा अकाउंट्स की फील्ड का ही नहीं है, ठीक है, या कुछ और फील्ड का, वो सब एप्लीकेशन को हटा देंगे। सबसे पहली बात तो फालतू की चीज़ों, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है फालतू जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबको हटा दीजिए। जो मान लो कंपनी ने बोला था 5 साल का एक्सपीरियंस, फ्रेशरों ने भी अप्लाई कर रखा है उसके अंदर, तो बेटा फ्रेशर तो चाहिए ही नहीं कंपनी को, सारे फ्रेशर वाली एप्लीकेशन हटा देगी, जो अकाउंट्स के नहीं है वो सबको हटा देगी, ठीक है। या मान लो कंपनी ने बोला 30,000 सैलरी देंगे, अब मान लीजिए कोई बंदा है, मैं आऊँ, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, कंपनी ने क्या बोला 5 साल का चाहिए, मुझे 7 साल का है, लेकिन कंपनी कह रही है 30,000 सैलरी देंगे, मैं डिमांड कर रहा हूँ 45,000 की। तो भाई कंपनी इस डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर रही है, मैच हो गया। अकाउंटेंट है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी जो है वो मांग रहा है 45,000, कंपनी दे रही है 30,000। तो भाई कंपनी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकती, उसको बुला के भी टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया उसको घर पे ही बैठाओ, रिजेक्ट कर दो, उसको मेल कर दो कि जी आप जितनी डिमांड कर रहे हैं हम उतनी सैलरी नहीं दे सकते, सॉरी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी जा रही है। तो ऐसे सभी फालतू एप्लीकेशन को प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटा दिया जाता है ताकि कंपनी का भी टाइम बचे और उन बंदों का भी टाइम बचे जिन्होंने फालतू के लिए अप्लाई कर रखा है। तो भाई अब हमारे पास मान लीजिए बेटा हमें जो है 100 एप्लीकेशन चाहिए, 100 बंदे चाहिए, तो जितने भी फालतू होंगे वो सब हट जाएंगे, फालतू सब हट गए। अब जिनको सिलेक्ट किया गया है, अब होता है बेटा सिलेक्शन टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। द टाइप ऑफ टेस्ट कैन बी कंडक्ट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कंपनी कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आजकल क्या होता है कंपनियों के अंदर, अगर हमें किसी भी जॉब के लिए जाना होता है, आजकल कंपनियों में बेटा रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट प्लस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कई तरीके के टेस्ट होते हैं बेटा, जिससे आप बंदे की थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, हर चीज़ को चेक कर सकें। तो कैसे कैसे टेस्ट होते हैं देखिए।
द कॉमन टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पहला होता है इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी, IQ टेस्ट कहते हैं इसको बेटा। इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ जजिंग अ पर्सन एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। IQ टेस्ट क्यों लिया जाता है, किसी भी बंदे की डिसीजन और जजमेंट की एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट होता है बेटा। दूसरा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो बंदा है वो नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीखने की उसके अंदर क्षमता है। नई चीज़ों को पता चला मोटी बुद्धि है, वो पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो मोटी बुद्धि हुई तो फिर बेकार है, उसका एप्टीट्यूड ही नहीं है कोई। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि बंदे के अंदर नई चीज़ों को सीखने की जो एबिलिटी है वो कितनी है। हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल, कितनी जल्दी वो नई चीज़ों को सीखता है, नए मेथड्स को सीखता है। पता चला उसके अंदर सीख ही नहीं पा रहा, कुछ समझा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा उसको। तो दिस टेस्ट हेल्प टू नो हाउ द कैंडिडेट विल परफॉर्म इन फ्यूचर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए लिया जाता है बेटा कि फ्यूचर में वो बंदा, अगर मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया तो वो फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि एक गलत सिलेक्शन बहुत भारी पड़ सकता है, तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तीसरा टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, उसका बिहेवियर कैसा है। दिस टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। इंटरेस्ट और एटीट्यूड का मतलब बेटा कि जिस प्रोफाइल के लिए उसने अप्लाई करा उसमें उसको इंटरेस्ट भी है, अकाउंट्स उसको पता भी है क्या होती है, और उसका एटीट्यूड कैसा है, लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें। द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प टू फाइंड आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच एंड हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग द परफॉर्मिंग द जॉब। द मोटिवेशनल लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। यहाँ पे अब बंदे होते हैं नेगेटिव सोच वाले, अरे यार मेरे से तो हो, यहाँ पे बंदों के बात करने के तरीके से ये पता लगा लिया जाता है कि बंदे के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन है, नेगेटिव मोटिवेशन है, क्या सोचता है बंदा। जैसे कि बंदा नहीं जी मेरे से तो नहीं होगा, नहीं मेरे से हो ही नहीं सकता ये काम, तो ये क्या है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। और एक बंदा है, अजी तुम मेरे से कुछ भी करा लो हो जाएगा, मैं कर दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा, ये है बेटा पॉजिटिव मोटिवेशन। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट से सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं कि बंदे का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, मोटिवेशन किस तरीके का है। अगला है बेटा ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जिस्टिंग स्किल मतलब मान लो मैं कह रहा हूँ मैं डेटा एंट्री के लिए कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जी मेरी जो स्पीड है ना टाइप करने की वो 50 वर्ड पर मिनट है, 50 वर्ड पर मिनट। अब पता चला झूठ बोल रहा हो, 50 हो ही ना, ऐसे ही लिख दिया अपने रिज्यूम में, तो आजा चला तेरा टेस्ट करते हैं कितनी है। तो इट हेल्प टू फाइंड द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। यहाँ पे ये चेक किया जाता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्किल ऑफ अ पर्सन, while aptitude test help to measure potential और ability to acquire skill in future। कह रहा है बेटा ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफरेंस क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट में तो ये देखा जाता है कि बंदे को अगर हम नई चीज़ सिखाएंगे तो वो कितनी जल्दी सीखेगा, और ट्रेड टेस्ट क्या है, ट्रेड टेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि उस बंदे के अंदर जो प्रेजेंट स्किल अभी अवेलेबल है, जो उसके अंदर जो चीज़ उसको आती है उसको चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसकी प्रोफेशनल, टेक्निकल, थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है एग्जिस्टिंग स्किल का, वो ट्रेड टेस्ट होता है बेटा। नई स्किल का बोलेंगे तो एप्टीट्यूड, एग्जिस्टिंग स्किल का बोलेंगे तो ट्रेड टेस्ट। अगला होता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई करा उसमें उसको इंटरेस्ट भी है, करना भी चाहता है, ऐसे मजे में अप्लाई कर दिया। दिस टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच हैज़ द मोर इंटरेस्ट पीपल। मतलब जिसने जो है जिस जॉब के लिए अप्लाई करा है उसमें इसका इंटरेस्ट भी है या ऐसे ही अप्लाई कर दिया, ये सब चीज़ें बेटा यहाँ टेस्ट लिए जाती हैं। इतने सारे टेस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा आजकल होते हैं। आप इनफैक्ट किसी
नॉर्मल जॉब के लिए भी जाओगे, कॉलिंग की जॉब के लिए भी जाओगे, वहाँ पे भी बेटा आजकल ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। इसमें मैथ पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है जनरल, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये आपके जैसे लाइक ट्रेन, एज, टाइम, इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले कोई वो नहीं है, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें काम आती हैं बंदे को चेक करने के लिए कि बंदा ये कैसा है, लुल बुद्धि है या क्या है। तो भाई जो ये पास कर लेगा टेस्ट, उसको फिर अगले लेवल पे ले बुलाया जाता है। ठीक है, उसने पास कर दिया। तीसरा लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो बेटा ये टेस्ट पास कर लेगा, मैं ये नहीं कह रहा बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन ये सारे ही टेस्ट लेगी कि पहले आईक्यू होगा, फिर एप्टीट्यूड होगा, फिर पर्सनैलिटी होगा। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है, उसके हिसाब से टेस्ट होते हैं बेटा, लेकिन टेस्ट होते ज़रूर हैं। जो टेस्ट पास करेगा उसको ही बुलाया जाएगा, जो फेल हो जाएगा बेटा उसको नहीं बुलाया जाएगा। इससे और घट जाएंगे बंदे। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड। द कंसल्टेंट हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू हिज पर्सनल एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू जॉब। अब उसका इंटरव्यू है तो एक ऐसे बंदे को बुलाया जाएगा जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है, और वो बंदा उस बंदे से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि वो तो स्पेशलाइज्ड है उस बंदे का। मान लो मैं एक बंदा बुलाया जो अकाउंट्स की फील्ड में एक्सपर्ट है, वो बंदा उसका इंटरव्यू लेगा, अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप करेगा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कैसा भी पूछ सकता है। अगर उसने वो पास कर दिया, द इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज इन द इंटरव्यूज you can find out the confidence level of the candidate along with his professional knowledge. Interview gives chance to candidate clarify their queries regarding salary, working condition, position etc. तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है रिटन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, लिखवा के भी चेक किया जाता है। इंग्लिश के ऐसे पैराग्राफ कुछ भी लिखवा लिया जाता है आजकल जॉब के लिए बेटा, कि जी ये टॉपिक है, लिख के दिखाइए, इस पर पैसेज लिख के दिखाइए, ये कुछ भी लिख के दिखाइए। ये होता है बेटा यहाँ पे चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अब क्या होता है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे सबसे पहले उसमें फालतू लोगों को तो हटा दिया जाता है बेटा पहले उसमें, और यहाँ पे जिनको सिलेक्ट किया जाता है बेटा, फालतू लोगों को हटा दिया सबको, और जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनसे बेटा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है बेटा क्या होता है, ये कंपनी का ही फॉर्म होता है जिसमें जिस बंदे ने अप्लाई करा है उसमें उसको अपना नाम लिखना होता है, अपना घर का एड्रेस लिखना होता है, क्या उसकी पिछली कंपनी में क्या काम करा, कितनी सैलरी थी, क्यों छोड़ दी, घर में कौन है, फादर का नाम, मदर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या उसने कर रखा है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पिछली कंपनी में क्या था, कितने लोगों को जानता है पिछली कंपनी में, उनके रेफरेंस दो, उनका नाम, उनका नंबर। पिछली कंपनी को कैसे पता चले बंदे जेन्युइन है फ्रॉड है, पता चला पिछली कंपनी में मालिक को मार के आया हो, घूसा मार के आ गया हो मान लो मालिक को, तो वो हरकत तो फिर वो यहाँ पे भी कर सकता है। तो पिछली कंपनी में बेटा अगर हम कहीं गलत हरकत कर देते हैं तो आगे का फ्यूचर पता चला कंपनी ने वहाँ कॉल करके पूछ लिया, हाँ जी ये बंदा है, ये आपकी कंपनी से आया था, इनने जॉब क्यों छोड़ी है, पता चला वहाँ फ़ोन करा, कंपनी ने बता दिया कि जिनने तो यहाँ ऐसी हरकत करी थी इसलिए जॉब छोड़ी थी इनने। तो बेटा किसी भी कंपनी में हमारे को अपनी अगर एक कंपनी में इमेज गिरा दोगे तो आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चौथे में, चेक रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जो एप्लीकेशन फॉर्म में उस बंदे ने अपने रेफरेंस दिए होंगे ना, रेफरेंस का मतलब होता है पिछली कंपनी के रेफरेंस जो उसके बारे में जानते हों। कंपनी क्या करती है, चेक करती है उनको फ़ोन करके कि जी ये बंदा है, आप इनको जानते हो, ये बंदा है, ये यहाँ पे काम करता था। उसके बारे में बेटा क्रॉस चेक किया जाता है बंदों को कॉल करके, उसके बैकग्राउंड के बारे में, जो जो चीज़ें उसने लिखी हैं सही लिखी है नहीं लिखी हैं, पिछली कंपनी में क्या हरकतें की है। अगर बेटा कुछ गलत निकलता है तो उसको वहीं हटा देते हैं, और अगर सही निकलता है तो फिर बेटा उसको अब फाइनल डिसीज़न लेते हैं कि ठीक है यार ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, पिछली कंपनी में भी सही हरकत करके आया है। मतलब हो सकता है कुछ भी रीजंस, कंपनी का अगर फॉल्ट है, सैलरी का इशू है, वो तो ठीक है, उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, कंपनी में कुछ गलत नहीं करना चाहिए उसने। तो अब फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है, बंदा भाई सारे टेस्ट पास कर दिए, बैकग्राउंड वगैरह भी इसका चेक कर लिया, एटीट्यूड वगैरह, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अब फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है
सारे टेस्ट पास कर दिए, इंटरव्यू पास कर दिया, रेफरेंस पास कर दिया, अब उसका सिलेक्शन जो है हो जाता है। तो भैया सूटेबल कैंडिडेट की लिस्ट बना ली जाती है कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। अभी लिस्ट बनी है बेटा कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब जो है बेटा उसके बाद निकलता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये भी बेटा आजकल इसकी इम्पोर्टेंस आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आजकल बहुत हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर देने से बाद, अभी तो सिलेक्शन हुआ है बस, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले बंदे का मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है। भले ही उसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई फिटनेस की जॉब थोड़ी है, लेकिन टेस्ट लिए जाते हैं कि उस बंदे को कोई बीमारी तो नहीं है। पता चला ऐसी बीमारी हो जो एक दूसरे से फैलती हो, तो बेटा अगर उसके अंदर कोई बीमारी अगर निकलती है, मान लो वो छुपा रहा हो, उनने ना बताया हो कंपनी को, क्या कंपनी को क्या पता चल रहा है, छोड़ना। कोई ऐसी बीमारी अगर होती है जो एक दूसरे से फैल जाती है, तो वो ना बता रहा हो कंपनी को, तो बेटा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को देखते हुए आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन जो है मेडिकल टेस्ट लेती है। अगर बेटा जितने भी बंदों का निकलता है कुछ, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, जिनका कुछ नहीं निकलता वो बेटा सिलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से और कम हो जाते हैं बंदे। अब जो सिलेक्ट हो गए मेडिकल टेस्ट में भी, अब बेटा उनको ऑफ़र, जॉब ऑफ़र या ये कह सकते हो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट, उनको बेटा जॉब ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। और अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा रहता है, इन द लेटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म एंड कंडीशन। लेटर में ये लिखा रहता है आपको इस डेट से ज्वाइनिंग करनी है, मंडे से आना है आपको, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आने हैं, ये टर्म एंड कंडीशन है, और आपको जो डेट लिखी गई है उस डेट को प्रेजेंट होना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है मंडे से। अब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, इट रेफर्स to signing of contract of employment. While signing the contract of employment, employer and the candidate exchange certain document. अब जब बेटा वो आ गया, मंडे को आ गया, वो करना चाहता है जॉब, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लाया होगा साथ, जो भी है कॉन्टैक्ट वगैरह होगा, हाँ जी ये जॉब है। कहीं कहीं बेटा कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं कि जी 2 साल के लिए आपकी हायरिंग हो रही है, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। और डॉक्यूमेंट भी बेटा चेकिंग होती है, पता चला फर्जी डॉक्यूमेंट उठा लाया, पता चला ग्रेजुएट मास्टर करनी रखी, मास्टर की डिग्री बनवा रखी है, क्योंकि आजकल चलते हैं ये सारे काम, फर्जी डिग्रियां चलती हैं। और अपने रिज्यूम में लिख रखा था 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो बेटा जब हम कहीं काम करते हैं तो कंपनी अगर हम छोड़ते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। ऐसे तो कोई भी बंदा लिख देगा मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे तो कोई भी फर्जी लिख देगा कुछ भी। तो बेटा फर्जी लिखने से कुछ नहीं चलता। अगर आपने किया है, जेन्युइन कंपनी जो होती है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर देती है कि हाँ जी इस बंदे ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना काम करा है इतने सालों तक, तो वो एक्सपीरियंस लेटर दिखाना होता है। पता चला आपने तो लिख रखा था, कंपनी को चाहिए था 5 साल का एक्सपीरियंस और आपने लिख रखा है 7 साल का, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं है, तो बेटा ऐसे में आप रिजेक्ट हो जाओगे। भले ही आपने सब कुछ पास कर लिया, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, या जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी मास्टर की डिग्री नहीं है, तो बेकार है बेटा, फिर सारे टेस्ट आपके फेल हो जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है। आपके पास मार्कशीट नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, ऑफ़र लेटर नहीं है पिछली कंपनी का, पता चला आपने डिमांड करी थी 30,000 कंपनी सैलरी दे रही थी, आपने बोला जो भी बोला, पिछली से कंपनी में आपने सैलरी ज़्यादा बताई, गलत बता दी, झूठ बोल दिया, तो बेटा इन सब के लिए कंपनी प्रूफ मांगती है, पहले पिछली कंपनी का दिखाओ आपको क्या मिलता था, कितना काम कराया आपने। तो ऐसे ही बेटा कुछ नहीं मिल जाता। द कंटेंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर आपको कितने घंटे काम करना है, कितने पैसे मिलेंगे, कब आपकी छुट्टी है, क्या रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन वगैरह, ये सब बेटा यहाँ पे लिखे रहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से जो है बेटा किसी भी बंदे का सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी के अंदर। ये सारे के सारे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप को पूरा करेंगे तब जाके एक कंपनी में जॉब लगती है। और ये फैक्ट है बेटा, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। और ये स्नेक जो है आपको क्या कहते हैं, एक वो बना के दे दिया माइंड मैप, जिससे कि आपको जो है याद रहे कि हाँ जी क्या क्या होता है। पहले क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है सबसे पहले, तो
क्या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, हाँ जी अपने बारे में बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो अगर बेटा अगर जो है इंटरव्यू ही नहीं दे पाया, वो पता चला इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ना हो गया, अगर नो हो गया तो सीधा एप्लीकेशन क्या होगा, सीधा एप्लीकेशन जो है बेटा रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर यस हो जाता है तो फिर आगे बेटा, अगर ठीक है तो फिर आगे जो है बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, बोला नहीं जाता इंग्लिश में, अपने बारे में नहीं बता पाते, हड़बड़ा जाते हैं, इंग्लिश नहीं आती, तो फालतू लोगों को नहीं बुलाना बेटा इंटरव्यू के लिए। फाइनल इंटरव्यू केवल वो देने आते हैं जो उनका पहले ऊपर ऊपर से ही टेस्ट हो जाता है। उसके बाद ये बता रहा है बेटा रिक्रूटमेंट के अंदर और सिलेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, वहाँ पे बंदों को बुलाया जा रहा है अलग अलग मेथड के ज़रिए, और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जहाँ पे जिन्होंने रिक्रूटमेंट के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया है उसमें से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे ये नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने वालों की जो संख्या है वो जो है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। पहले बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। रिक्रूटमेंट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और सिलेक्शन पूरा पढ़ा दिया है।